नमस्कार। दृष्टि टीचिंग एग्जाम चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, यूजीसी नेट थ्रू 1000 प्लस पीवाईक्यू, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, इतिहास विषय, है ना। अगर आपने पिछली 2 कक्षाएं देखी होंगी तो इसके बारे में आपको ठीक ठाक जानकारी हो गई होगी। अब उस जानकारी के बारे में और क्या ही बात की जाए। हुँ? बस यहाँ पर थोड़ा-सा एक मामला डिस्कस करते हुए फिर हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। मामला ये है कि जब हम लोग शिक्षण से जुड़े हुए क्रियाकलापों को देखते हैं, ऐसी परीक्षाओं को देखते हैं जो शिक्षण से जुड़ी होती हैं, चाहे यूजीसी नेट की परीक्षा हो या जो हायर कमीशन है, चाहे वो सॉरी स्टेट कमीशन हो या मतलब लोक सेवा आयोग की बात हो रही है या फिर हायर कमीशन हो, उसमें आप देखते होंगे कि उसमें भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं कि प्रश्नों की प्रकृति, ठीक है? तो कहीं न कहीं प्रश्नों की प्रकृति इस बात की ओर इशारा करती है कि हमें रेगुलर इंटरवल में एक खोजी प्रवृत्ति अपनानी पड़ेगी और चूँकि ये तो हम लोग निर्णय नहीं ले सकते कि भाई क्या प्रश्न पूछा जाएगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि चूँकि कमीशन सिलेबस दे देता है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टराइज़ेशन होता है, उसमें तमाम प्रकार की हेडिंग और सब हेडिंग होती हैं, है ना? तो जब आप अध्याय को पढ़ रहे होते हैं, तो ये जो खोजी प्रवृत्ति है, ये बड़ा काम आती है ना? कि आपको ये सोचकर देखिए नहीं पढ़ना है कि सिलेबस में ये चैप्टर लिखा है, हमने पढ़ लिया, बस हो गया। हुँ? कक्षाएँ भी जो यूजीसी नेट की आप लोग को मिलती हैं ऑनलाइन, उनका भी उद्देश्य यही होता है कि आप सिलेबस से बहुत ज़्यादा फ़ैमिलियर हो जाएँ। आपको चीज़ें समझ में आने लगें। लेकिन इसमें एक बात जो खोजी प्रवृत्ति वाली है, वो आपको देखिए अपनानी पड़ेगी। हुँ? उसमें कहीं बचाव संभव नहीं है। आप कोई भी अध्याय पढ़ रहे हैं, उसमें कुछ भी आपको हल्का-सा भी लगता है कि इसके बारे में थोड़ा और जान लें। क्योंकि शिक्षण से जुड़ी हुई परीक्षाएँ इस बात की परीक्षा आपसे नहीं लेती हैं कि आपने विषय को पढ़ लिया है, बल्कि उनका बेस इस बात को लेकर रहता है कि आपने विषय का गहन अध्ययन किया है कि नहीं। अब इसमें मान लीजिए हम लोग एक बात तो स्वीकार कर लेते हैं, है ना? कि भाई सॉरी केवल हिस्ट्री के क्वेश्चन नहीं आते हैं परीक्षा में, हैं? पेपर 1 भी आपका होता है जिसमें डिफरेंट टाइप के टॉपिक्स होते हैं, है ना? लेकिन वो बहुत बड़ा इश्यू नहीं होता है ना? थोड़ा-सा भी आप गंभीरता से एक ही बार पढ़ लेंगे तो फिर आपका हर बार काम आ जाएगा। उसमें एक बार की मेहनत है, लेकिन अच्छी, है ना? मेहनत का मतलब फिर मेहनत, है ना? कड़ी मेहनत। एक बार कड़ी मेहनत कर लेंगे पेपर 1 में तो फिर वो आपका क्वालीफाई होता रहेगा। इसमें क्या है कि जो
विषय होता है ना, विषय में गहराई की मांग है, डिमांड है। यहां आप नहीं बच सकते। क्योंकि वास्तविक अर्थों में देखा जाए तो परीक्षा इस बात के लिए ही ली जा रही है कि आपको इतिहास विषय की गहरी जानकारी है कि नहीं। सिलेबस आपने पढ़ लिया, इससे कोई लेना देना नहीं। ये तो उन्होंने दिया ही है पढ़ने के लिए। आपने उस सिलेबस को कितनी गहराई पे जाके पढ़ा है। नहीं, जैसे हम लोग एक शब्द प्रयोग करते हैं, गूढ़ अध्ययन, वो डिमांड यहां पर आपसे रहती है। समझो, समझाना हमारा काम, ठीक है। अल्टीमेटली मेहनत आप ही को करनी है। जिस दिन परीक्षा होगी तो आप ही उपस्थित होंगे, है ना। हम लोग थोड़ी बगल में बैठ जाएंगे, बताओ भाई क्या नहीं आ रहा है। ज्यादा खोजी प्रवृत्ति का हुआ तो हम भी नहीं बता पाएंगे। हम्म। अब आ जाओ एक और महत्वपूर्ण बात पे। हो सकता है इससे आपको थोड़ा सा तनाव महसूस हो रहा हो। तो देखो, तनाव लेने की कोई बात नहीं है, ये हम शुरू से आप लोग से कह रहे हैं। हम्म? आपको केवल एक चीज लेनी है, पेशेंस। जिस हाथ से लिखते हैं उसके अपोजिट हाथ में पेशेंस होना चाहिए। अब आ जाओ, आपको थोड़ा सा हम हल्का कर दें, है ना, तनाव दूर कर दें हमेशा के लिए। देखो, जब कोई परीक्षा होती है तो उसमें एक निर्धारित प्रश्नों की संख्या होती है। अब क्योंकि जैसे पैटर्न बदल गया है ना, तो अब प्रश्नों की संख्या बढ़ गई है, 100 हो गई है। एक समय पे 75 आते थे, 50 और 75। खैर, पैटर्न तो पता आप लोग कर ही लेते हैं। यहां मामला यह है कि जो 100 प्रश्न रहते हैं उसमें आप ऐसे समझो कि 60-65 के आसपास ऐसे प्रश्न रहते हैं जो बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। अगर आपने थोड़ी सी भी गंभीरता से सिलेबस को पढ़ लिया है, पूरे सिलेबस को, फिर सिलेबस में कोई कोना छूटा ना हो, है ना। और अगर आपने बड़े ही सामान्य तरीके से बहुत ही बार बार रिवाइज करके पढ़ लिया है तो 60-65 प्रश्न करना नॉट अ बिग टास्क, है ना। हर परीक्षा में कोई भी हो, कोई भी एग्जाम ले लो आप, एजुकेशन से जुड़ा हो या ऑफिसर लेवल का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, मान लो जिसमें इतिहास पूछा जा रहा है, तो पूछे जाने वाले इतिहास के प्रश्नों की जो संख्या होती है, कहीं 15 होती है, कहीं 25 होती है, और कहीं आपकी परीक्षा, है ना। तो प्रश्नों की कुल संख्या के हिसाब से 2-4 प्रश्न तो ऐसे होते हैं। अब जिन परीक्षाओं में 15 प्रश्न या 25 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो वहां 2-4-5 प्रश्न आपको ऐसे मिल जाएंगे जो हवा हवाई होंगे, जो डराने का काम करेंगे। उसी तरह से आपकी परीक्षा में भी, अब क्योंकि प्रश्नों की संख्या ज्यादा है, तो यहां पर 15-18 प्रश्न ऐसे रहते हैं, हम आपको पहले से ही सचेत कर दें, जो आपको देखने में बड़े अजीब लगेंगे। आपके मन से ये निकलेगा कि लगता है आपने इतिहास पढ़ा ही नहीं। ठीक है, और वो पूरे पेपर में कहीं भी हो सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि शुरू के 15-18 प्रश्न ऐसे होंगे या अंतिम 15-18 प्रश्न ऐसे होंगे या बीच में कहीं होंगे ना, वो बिखरे होंगे, एक दो करके बीच बीच में आपके सामने आते रहेंगे। और लगभग इसी लेवल के, मतलब इसी इसी नंबर में 15-18 प्रश्न ऐसे भी होते हैं
जो थोड़े से, ना उनको आप सरल कह पाते हैं ना बहुत ज़्यादा कठिन कह पाते हैं, वो बीच के रहते हैं, है ना, मध्यम प्रकृति के रहते हैं। तो वो जो 15-18 प्रश्न हैं, पता है क्यों रहते हैं? हर परीक्षा में रहते हैं। कुछ ना कुछ ऐसे प्रश्न रहते हैं जो बहुत हाई फाई किस्म के रहते हैं। अब ध्यान से सुनना। ऐसे प्रश्न क्या करते हैं, आपकी जो एग्जाम साइकोलॉजी है उस पर बेस्ड होते हैं कि आप जिस पेशेंस के साथ एग्जाम में अपीयर हुए हैं वो उस पेशेंस को तोड़ना चाहते हैं, आपको पेपर में डिस्टर्ब करना चाहते हैं कि आप थोड़ा सा गलतियां करना शुरू करें, वो चाहते हैं आप गलती करें। तभी इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि पता लगा 2-3 प्रश्न 4 प्रश्न इकट्ठे ऐसे आ गए जो बिल्कुल हवा हवाई। अब वो प्रश्न देखकर आपके होश उड़ गए, अरे भैया ये क्या पेपर आ गया, और आपने वहीं हथियार डाल दिया। विश्वास जानिए, ये बहुत ही गलत रणनीति है। ऐसी परिस्थिति में कभी भी आपको, हम आपसे फिर कहेंगे कि पेशेंस को तब तक मजबूती से पकड़ के चलना है जब तक अंतिम परिणाम ना आ जाए। हम फिर रिपीट करेंगे, जब तक अंतिम परिणाम ना आ जाए और आप क्वालिफाई ना हो जाए। तो ऐसे प्रश्न आपको नहीं आते हैं, नहीं आ पा रहे, कोई बात नहीं। एक आध दो प्रश्न मान लो उसमें से कर पा रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन हम लोग यहां चर्चा इस बात की कर रहे हैं कि वो आते क्यों हैं। वो आते सिर्फ इसलिए हैं कि आप कल को शिक्षक बनेंगे तो आप धीर गंभीर हैं कि नहीं। आप अपनी लाइफ में सैकड़ों हजारों बच्चों का भविष्य संवारने का काम करेंगे। अगर आप खुद ही इमेच्योरिटी दिखाएंगे तो क्या आप उस पद के लिए उपयुक्त हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए? बताइए, आप खुद इस बात का असेसमेंट करिए। क्या ऐसे व्यक्ति को पद देना उचित है जो 2 4 10 कठिन प्रश्नों को देखकर पेपर बिगाड़ लेता है? वो इस बात को देख ही नहीं रहा कि पूरे पेपर में कैसे प्रश्न हैं, कितने मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम कर सकते हैं। इन सबको सोचने की बजाय वो 2 4 10 प्रश्नों के चक्कर में उसने हथियार डाल दिया। तो ये कहीं से भी उचित रणनीति नहीं है। अगर आप पेशेंस के साथ, पूरे धैर्य के साथ परीक्षा देंगे, अगर आपने वाकई एक अच्छी रणनीति और मेहनत के साथ आपने तैयारी की है, तो निश्चित तौर पर आप अपने आप को बेहतर स्थिति में पाएंगे। यहाँ पर हम क्वालिफाई आप नहीं कर पा रहे हैं या क्वालिफाई हो जा रहे हैं, इसकी बात नहीं कर रहे हैं, है ना। समय होता है, सबका अपना अपना समय होता है। कोई पहली बार में निकाल लेता है, कोई दूसरी बार में निकालता है, कोई तीसरी बार में निकालता है, कोई चौथी बार में निकालता है, कोई 10 12 बार देता रहता है, निकलता ही नहीं है। तो हर टाइप के भीड़ इतनी है कि हर टाइप का एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा। है ना। तो अगर ये बातें समझ में आई हैं तो इन पूरी बातों का लब्बो लुबाब ये है कि इतिहास पर अपनी ऐसी पकड़ बनाइए कि 60 65 प्रश्नों में तो आपको रुकना ही ना पड़े। आपके सामने आए उसको आप टिक करिए। 15 18 प्रश्नों को जो सबसे कठिन है उनको आप सर्किल कर दीजिए, और जो मध्यम प्रकृति के हैं
उनको आप डील करना शुरू कर दीजिए और इस बात का विश्वास करिए कि यदि आपने कड़ी मेहनत कर ली होगी, पूरे सिलेबस को बड़ी गंभीरता से पढ़ लिया होगा, तो आप बड़ी आसानी से इस बात को पहचान जाएंगे कि ये प्रश्न सरल है, ये प्रश्न मध्यम प्रकृति का है और ये उच्च कोटि का है। ये एग्जाम साइकोलॉजी वाला है ना, डिस्टर्ब करने वाला। तो उससे डिस्टर्ब हो ही नहीं, छोड़ दीजिए। भैया नमस्ते, हम नहीं करेंगे, हम छू ही नहीं रहे तुम्हें, क्या जरूरत है। जो मध्यम प्रकृति वाले जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि आपको जेआरएफ या इस प्रकार की चीजें, तो जो आपकी खोजी प्रवृत्ति की हम लोग बात कर रहे हैं, है ना, उस खोजी प्रवृत्ति से आपका काम चल जाएगा और आप एक मतलब अच्छी मेरिट में आने की प्रबल संभावना बन जाएगी। ठीक है, चलिए तो आइए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं, है ना। अभी हम लोग यूनिट 1 में ही चल रहे हैं। ठीक है, सिलेबस अगर आपने अपनी दीवार पर लगा रखा है तो उसमें देखे रहिएगा। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, है ना, 1000 क्वेश्चन है, तो हर यूनिट से 100-100 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, है ना। ये है लाजा होम अंश था वाजपेयी यज्ञ का, विवाह अनुष्ठान का, सन्यासी के कर्तव्यों का, पंच महायज्ञ का। आसान प्रश्न है? बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये खोजी प्रवृत्ति वाला है, तो इसका जो आंसर होगा, आप भी कोशिश किया करिए देने की, है ना। इसका आंसर है विवाह अनुष्ठान का। विवाह अनुष्ठान से आशय इस बात से है कि देखो, जब हम लोग वैदिक काल और उस समय की गतिविधियों को पढ़ रहे होते हैं, तो हम लोग पाते हैं वहाँ पर सूत्र लिखे गए, है ना। सूत्र काल हम लोग डिस्कस करते हैं, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, 700 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व। तो जो सूत्र काल का समय रहा है उसमें आपको शुल्ब सूत्र, ग्रह सूत्र, इस प्रकार के सूत्रों के बारे में आप पढ़ते हैं। उनमें कहीं पर आपको जैसे शुल्ब सूत्र है, उसमें यज्ञीय विधि विधानों को, है ना, क्या चीज़ कितनी मात्रा में, है ना, पूरा गुणा भाग सब करके उसमें डिस्कस किया गया है। वैसे ही जो ग्रह सूत्र हैं, तो ग्रह सूत्र में इस प्रकार की चीज़ों का डिस्कस किया गया है, जैसे गर्भाधान है, जन्म है, उपनयन संस्कार है, विवाह है, मृत्यु है। तो ग्रह सूत्र में इनके लिए बातें बताई गई हैं, समझना। तो गृह सूत्र में इनके लिए बातें बताई गई हैं। अब इसमें एक शब्द विवाह भी है। तो इसमें होता क्या है कि इसमें जो लाजा होम लिखा, देखो होम का मतलब सीधा यज्ञ से हो गया, यज्ञ में होम होता है ना। तो अगर इस होम को अगर आप पकड़ लेते, है ना, तमाम क्वेश्चन तो ट्रिक से हो जाते हैं भाई, है ना। होम अगर आप पकड़ लेते तो आप कम से कम ये समझ जाते कि इन दोनों में आंसर है ना। और ये भी थोड़ा सा, मतलब कम से कम इसको तो आप काट ही लेते, एक तो कम से कम कट ही रहा है। लाजा होम में ये जो लाजा आप दिखाई दे रहा है, तो ये लज होता था, लज। लज बोलते थे भुने हुए अनाज को, है ना, भुना हुआ अनाज। अनाज में चावल का प्रयोग होता था, और चावल का प्रयोग इसलिए होता था कि जो पति पत्नी होते थे वो, मतलब अपनी जो उनकी जोड़ी है, तो वो चावल को एक तरह से समर्पित करते थे, और चावल को समर्पित करने के बाद वो इस बात का आह्वान करते थे भगवान अग्नि के समक्ष कि हमारे जो जोड़ी है इसकी सुख समृद्धि के लिए हम आपसे कामना करते हैं। तो एक प्रकार से ये एक रिलीजियस प्रैक्टिस है जो विवाह के समय अपनाई जाती थी। ये है साहब लाजा। ठीक है,
लाजाहुम। क्लियर है? चलो भाई, अच्छी बात है। ईश्वर कृष्ण थे पूर्व मध्यकालीन उड़ीसा के एक वैष्णव आचार्य, 8वीं शताब्दी में असम के एक राजा, षट दर्शन में से एक के दार्शनिक, मध्यकाल के एक विधि प्रदाता, है ना। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि इसका आंसर क्या होगा, षट दर्शन में से एक के दार्शनिक कौन है, ईश्वर कृष्ण। अब ईश्वर कृष्ण के संदर्भ में अगर हम लोग थोड़ा सा विचार करें तो हम पाएंगे कि इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। क्या है? ईश्वर कृष्ण की इनकी रचना है सांख्य कारिका। रचना का नाम क्या है? सांख्य कारिका। ठीक है, सांख्य कारिका नो डाउट सांख्य दर्शन पर आधारित है। हम लोग षट दर्शन के बारे में पढ़ते हैं। षट दर्शन आपने भी सुना होगा, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। सांख्य के आचार्य कपिल मुनि, प्राचीन दर्शन कहा जाता है। तो इसमें जो कह सकते हैं इसको आप इस रूप में सांख्य दर्शन में आपने दो शब्द सुने होंगे, पुरुष और प्रकृति। सुना है? सुना ही होगा। पुरुष और प्रकृति का इसमें डिस्कस किया गया है, पुरुष और प्रकृति को। जब पुरुष और प्रकृति को इसमें डिस्कस किया गया तो पुरुष का यहां मतलब क्या है? पुरुष का मतलब है आत्मा से, और प्रकृति का मतलब क्या है? पदार्थ से, है ना। कुछ सांख्य दर्शन का यह मानना है कि पुरुष और प्रकृति के संयोग से ही जो कुछ भी हमें दिख रहा है वो बना है। जो भी चीजें हमें दिखाई दे रही हैं वो पुरुष और प्रकृति के संयोग से बनी है। ये उन दर्शन, देखो सबका अपना अपना दर्शन होता है। ठीक है, अगर हम भगवान बुद्ध को ले लें तो भैया वो तो ईश्वर को मानते ही नहीं है ना, वो ईश्वर को नहीं मानते, अनीश्वरवादी हैं। वैदिक धर्म को ले लें तो वो ईश्वरवादी हैं, सब कुछ ईश्वर द्वारा किया धरा है ना। बुद्ध ईश्वर को मान ही नहीं रहे। उसी तरह से सांख्य दर्शन जो है ये पुरुष और प्रकृति को मान रहा है। क्योंकि एक्चुअल होता क्या है कि दार्शनिक या दर्शन परंपरा का मतलब क्या है? दर्शन परंपरा का मतलब यह है कि जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है उसमें जीव है, जगत है ना, वस्तुएं हैं ढेर सारी। हमें आकाश दिखाई देता है, आकाश में भी हमें ग्रह नक्षत्र दिखाई देते हैं। पृथ्वी जैसे तमाम ग्रह हैं, चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, ऐसे तमाम उपग्रह, तमाम ग्रहों के तमाम उपग्रह हैं, तारे हैं, ब्रह्मांड है। तो जो कुछ भी है वो बहुत बड़ा है, विशाल है ना। तो दर्शन का जो मसला है, ठीक है, वो इस संदर्भ में है कि ये सब क्या है, किसने बनाया, सत्ता किसकी। मान लीजिए हम ही आपसे प्रश्न पूछ लें कि आप किसी भी धर्म को फॉलो करते हो, ठीक है, 2 मिनट के लिए सब भूल जाओ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, जितने भी धर्म आप
जानते हैं, जिस भी धर्म को आप मानते हैं, थोड़ी देर के लिए उसको ज़ीरो कर दीजिए। ठीक? अब आपको क्या दिख रहा? अब आपको दिख क्या रहा? आपको जीव, जगत, पदार्थ, वस्तुएं, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, तारे। अब हम आपसे प्रश्न पूछें, धर्म को किनारे कर देना, सभी धर्म को। अब हम आपसे पूछें कि ये सब क्या है, किसने बनाया? दर्शन शुरू। आपकी फिर जो फिलॉसफी होगी, वो किसी न किसी चिंतन मंथन पर आधारित होगी। ये है सीधा सा मामला। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब जब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखो, ये है ना, यही तो है। देखो क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन से सूत्र दीर्घ निकाय से संबंधित है ना? ब्रह्मजाल, महापदान सूत्र, महापरिनिब्बाण सूत्र, समन्न फला सूत्र। ये है प्रश्न आपके सामने। इस प्रश्न को जैसे आप देख रहे हैं, तो आपने बौद्ध धर्म पढ़ा होगा। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक है ना, 3 टोकरियां, एक सुत्त पिटक, एक विनय पिटक, एक अभिधम्म पिटक। तो उसमें जो सुत्त पिटक है, उसके 5 भाग हैं, उनको निकाय बोलते हैं, है ना। सुत्त पिटक के 5 निकाय हैं, जिसमें से एक निकाय जो है वो इन्होंने यहां पर लिख दिया है। ठीक। अच्छा, सुत्त पिटक में हम लोग जानते हैं कि बुद्ध के उपदेश हैं मेनली, है ना। विनय पिटक में भिक्षु भिक्षुड़ियों से संबंधित नियम कानून है, और अभिधम्म पिटक में दार्शनिक व्याख्याएं हैं। तो जो सुत्त पिटक है, जिसमें बुद्ध के उपदेश हैं, बड़े लंबे लंबे उपदेश, है ना। मतलब एक बार पढ़ने पे आ जाओ तो फिर मन ही ना करे कुछ और करने का, बस उसको पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, है ना। इस तरह के उसमें उपदेशात्मक जो बातें कही गई हैं, है ना, बड़ी तगड़ी बातें कही गई हैं, है ना। तो इसमें जो दिग् निकाय के भाग के बारे में चर्चा की गई है, तो इसमें जो आंसर है देखो, वो ये है चारों, है ना। ब्रह्मजाल सूत्र भी है, महापदान पदान सूत्र भी है, महापरिनिब्बाण सूत्र है, समन्न फला सूत्र है। इसमें जो ब्रह्मजाल सूत्र है, इसमें ब्रह्मा की बात कही गई है, समय की बात कही गई है, समय के जो अलग अलग पहर होते हैं उनकी चर्चा की गई है। उपदेशात्मक अंदाज में जो महापदान सूत्र है, अगर इसकी हम लोग बात करें तो इसमें बुद्ध के पूर्ववर्ती जो रहे हैं, उनकी कहानियां इसमें उपदेशात्मक रूप में है। उसी तरह से जो महापरिनिब्बाण सूत्र है, इसमें बुद्ध की इस मामले में चर्चा की गई है कि बुद्ध का जो अंतिम दिन है, मतलब बुद्ध का जो अंतिम समय रहा, प्लस उनकी जो मृत्यु हुई,
उसके बारे में इसमें चर्चा की गई है। वहीं पर जो समन्वफला सूत्र है, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम लोग एक राजा के बारे में सुनते हैं ना, अजातशत्रु, हर्यक वंश का। ये बुद्ध का समकालीन था। समन्वफला सूत्र में इस बात की चर्चा है कि बुद्ध अजातशत्रु को समझा रहे हैं, ठीक है, कि बौद्ध धर्म में शामिल हो जाओ। और अगर बौद्ध धर्म में शामिल होगे तो यहां यह ध्यान रखना कि तुमको संसार त्यागना पड़ेगा। क्योंकि सांसारिकता में रहकर अगर तुम ये प्रयास करो कि हम वो पा जाएं जो सत्य है, तो देखो सांसारिकता में रहकर तो वो पाना संभव नहीं है। तो जो ये समन्वफला सूत्र है, इसमें हम लोग कह सकते हैं कि बुद्ध कहीं ना कहीं अजातशत्रु को मोटिवेट कर रहे हैं बौद्ध धर्म में शामिल होने के लिए। उसके बारे में इसमें चर्चा की गई है। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें सूची मिलानी है, यक्षिणी या शासन देवता और तीर्थंकरों से संबद्धता। अब इसको थोड़ा सा एक बार देख लो, है ना, फिर हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो यहां पर इसको पकड़ो, यक्षिणी को। तो हम लोग दो शब्द पढ़ते हैं, यक्ष और यक्षिणी। ये आपने पढ़े होंगे निश्चित, है ना। मौर्यकालीन कला में भी आता है ना, दीदारगंज पटना की जो यक्षिणी की मूर्ति है ना, बहुत ही गजब है ना। मौर्योत्तर काल में हम लोग देखते हैं कि जो यक्ष यक्षिणी है, इनकी पूजा जैन, बौद्ध और ब्राह्मण धर्म तीनों में होने लगती है। यक्ष यक्षिणी ऐसा ये मामला है, इसको ध्यान से समझे रहिए कि यक्ष यक्षिणी वाला जो मामला है, इसमें ध्यान रखिए कि यक्ष यक्षिणी की पूजा आपको ब्राह्मण, जैन, बौद्ध तीनों धर्मों में दिखाई देगी। वो अपने अपने देवता के रूप में उसको स्वीकार करके पूजा करेंगे। ब्राह्मण धर्म वाला है तो वो यक्ष को कोई अपना देवता कह के पूजा कर रहा है, बौद्ध धर्म वाला है तो वो अपना, जैन धर्म वाला है तो वो अपना। तो यक्ष यक्षिणी की पूजा तीनों धर्मों में होती थी। अच्छा, हुआ क्या कि फिर एक कहानी हम लोग को जानने को मिलती है कि जो तीर्थंकर होते हैं जैन धर्म में, 24 तीर्थंकर हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि इंद्र जो थे, इंद्र ने क्या किया कि यक्षिणियों की
नियुक्ति की, है ना, इंद्र ने इनकी नियुक्ति की, ठीक है, शासन देवता कह लो या यक्षिणी कह लो। इंद्र ने इनकी नियुक्ति की इस बात को लेकर कि जो तीर्थंकर हैं आप उनके भलाई के लिए कार्य करें, तीर्थंकरों की भलाई के लिए, तीर्थंकरों की भलाई के लिए। इससे क्या हुआ कि तीर्थंकरों के सम्मुख हमें यक्षिणी दिखाई देने लगी। भाई तीर्थंकर हैं उनके साइड में, भाई उनकी भलाई के लिए है, इंद्र ने अपॉइंट किया है ना, वैकेंसी निकली, ठीक है, अपॉइंटमेंट हुए, तो जिनका अपॉइंटमेंट हुआ उनके नाम ये हैं, जिनके लिए अपॉइंटमेंट हुआ उनके नाम ये हैं। इसको बेस बनाकर क्वेश्चन बनाया गया। तो इसमें जो आंसर की तलाश करें तो जो सिद्धायिका है ना, ये जोड़ दो महावीर से। ये महावीर की हेल्प के लिए हैं, सहयोग के लिए हैं, सहायता के लिए हैं, भलाई के लिए हैं, सबके मायने वही हैं। इसमें जो चक्रेश्वरी आप देख रहे हैं, है ना, ये चक्रेश्वरी जुड़ जाएंगी आदिनाथ से। अंबिका जो हैं ये जुड़ जाएंगी नेमिनाथ से। पद्मावती जुड़ जाएंगी पार्श्वनाथ से। बात समझे? अब इसका आप आंसर निकाल लीजिए। 4 1 2 3 पहले ही है। तो किस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन बना ये आपको समझ में आया कि यहां बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? आप सोचिए, इसीलिए हम कह रहे हैं शिक्षण का जो मामला होता है वो थोड़ा सा खोजी प्रवृत्ति का होता है। खोजी प्रवृत्ति का होने की वजह से इस तरह के प्रश्न फिर दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए, भारत की निम्नलिखित पुरातात्विक संस्कृतियों को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अब इसको थोड़ा सा आप पढ़िए, आसान प्रश्न है, इसमें कोई बहुत समस्या तो नहीं होनी चाहिए। देखो इसमें सबसे पहले क्या आएगा, कोड दीजिए, ठीक है, फिर क्या आएगा, कैथा संस्कृति, ये ताम्रपाषाण काल में जो हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। फिर 3 नंबर आएगा मालवा संस्कृति, और फिर 2 नंबर आएगा जोरवे संस्कृति, यानी कि 1 4 3 और 2, है ना। तो जब हम लोग ताम्र संस्कृतियां पढ़ते हैं तो ताम्र संस्कृति में हमें जो एविडेंस मिलते हैं, उनके जो टाइम पीरियड हम लोग लिखते हैं, तो सबसे लास्ट में जोरवे को क्यों लिखा गया है? सबसे लास्ट में जोरवे को इसीलिए लिखा गया है क्योंकि ये सबसे पीछे तक गई, है ना, लगभग 700 BC तक। मालवा या कैथा उठा लोगे तो ये लगभग 1400 1200 के आसपास खत्म, है ना, 2000 2200 के आसपास से शुरू हो रहे हैं और 500-700 साल चला मामला खत्म। तो उसी हिसाब से इसको क्रम लगाया गया है। अगर एक सामान्य सी बात अगर ये पता रहे कि जोरवे सबसे पीछे तक गई थी,
तो आप देख सकते हैं कि 2 नंबर जो है वो सब एक ही ऑप्शन है जिसमें सबसे लास्ट में है। इसको भी आप ट्रिक के माध्यम से सॉल्व कर सकते थे। कथन कारण को पढ़िए, क्या लिखा है। फावड़ा और हसिया छोटे शस्त्र एवं घोड़ों के लौह उपकरण महापाषाण युग के स्थलों से मिले हैं। मास्की और नागार्जुन कोंडा महापाषाण युग के स्थल हैं। दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं, एक सही दूसरा गलत, पहला गलत दूसरा सही, है ना। अब ये पूरी तरह से आपका कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है, इसीलिए हम कहते हैं कि चैप्टर पढ़ रहे हो तो उसकी एक समझ अपने बना लो, है ना। चैप्टर से जो भी अध्याय आप पढ़ रहे हैं आप उससे बड़ा फैमिलियर हो जाइए। आप तब तक अगले अध्याय पर मत जाइए जब तक पिछले अध्याय की एक अच्छी रूपरेखा आपके दिमाग में ना बन गई हो। जब हम लोग इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग प्रागैतिहासिक काल पढ़ते हैं, ताम्रपाषाण काल पढ़ते हैं, ठीक है। और जब हम लोग दक्षिण भारत में चीज़ों को तलाशते हैं तो अगर हम नवपाषाण काल की बात करते हैं दक्षिण भारत में तो वो लगभग 250 बीसी के आसपास शुरुआत होती है नवपाषाण काल में। और वहीं पर जब हम महापाषाण या मेगालिथ शब्द का प्रयोग करते हैं तो ये संस्कृति लगभग 1200 हजार ईस्वी से ईसा पूर्व से शुरू होती है। तो दक्षिण भारत में जो गतिविधियां हमें दिखाई दी 1000 ईसा पूर्व के आसपास, तो वो किस रूप में है? वो इस रूप में है कि वो मेगालिथ हैं। थोड़ा समझना मेगालिथ को। मेगालिथ का मतलब ये है कि जैसे मान लो ये आपका, हमने एक कब्र खोदी, ठीक है, हमें शवाधान करना है। अब हमने क्या किया, इसमें शव को मान लीजिए लिटा दिया। जब शव को लिटाते हैं तो इस प्रकार की हमें अवशेष मिले हैं इसके साथ रखे हुए। बहुत बड़ी बात है, आपको जान के ताज्जुब होगा कि त्रिशूल जैसी आकृति भी मिली है। ऐसे ऐसे उपकरण मिले हैं कि हम लोग अचंभित हो जाते हैं महापाषाण से। लेकिन पहले मेगालिथ को समझ लो, जो निश्चित तौर पर आपने पढ़ रखा है। तो उसमें ये करते क्या थे कि बड़े बड़े पाषाण रख देते थे और कहीं कहीं इनके ऊपर भी एक बड़ा सा पाषाण रख देते थे, है ना। जैसे मान लो ये कब्र है, यहां व्यक्ति को लिटा दिया, तो अब ऐसे पाषाण रख दिए, ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे बड़े बड़े पत्थर ऐसे खड़े हैं, ऐसे 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 ऐसे, है ना। तो इनको महापाषाणिक जो मेगालिथ कब्रें जो हैं, तो उनमें ये चीजें हमें एविडेंस के तौर पर मिलती हैं, है ना। खैर, दूसरा महत्वपूर्ण है कि मास्की नागार्जुन कोंडा महापाषाण युग के स्थल हैं, ठीक है। तो जब आप इसको पढ़ते हैं और फिर जब आप इसको पढ़ते हैं स्थलों के मामले में, तो चूंकि हम लोगों ने स्टार्टिंग ही दक्षिण भारत से की है कि ये हम लोग दक्षिण भारत की गतिविधियों के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, ठीक। तो ये मामला है। तो ऐसे तमाम, देखो बहुतायत में तो नहीं है, हाँ, लेकिन फिर भी ठीक ठाक स्थल हैं जो हम लोग पढ़ते समझते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखो, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? दोनों सही हैं साहब।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये दिया है देखो एक स्टेटमेंट, ठीक है, आइए थोड़ा सा इसको मिलके पढ़ते हैं। प्राचीन भारत में हमें ग्रंथों का एक विशाल भंडार प्रदान किया है। प्राचीन भारत ने हमें ग्रंथों का एक विशाल भंडार प्रदान किया है जो 2000 वर्षों से भी अधिक समय से बौद्धिक एवं साहित्यिक गतिविधियों का प्रतिनिधित्व करते हैं और जिनका क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। प्राचीनतम साहित्यिक ऋग्वेद संहिता कम से कम 3000 वर्ष पुरानी है अथवा यह उससे भी काफ़ी प्राचीन हो सकती है। भारत की प्राचीन सभ्यता पर प्रकाश डालने वाले साहित्य की धारा निरंतरता के साथ शताब्दियों तक प्रवाहवान रही, जिसने राजनीतिक इतिहास के अलावा मानवीय क्रियाकलापों के सभी क्षेत्रों को समाविष्ट किया। ऐसी स्थिति दुनिया की अन्य संस्कृतियों में दिखाई नहीं देती। साहित्य के इस विशाल भंडार में धर्म और दर्शन, नीतिशास्त्र, कर्मकांड एवं धार्मिक अनुष्ठान के साथ साथ सृष्टिशास्त्र, ब्रह्मांड विद्या, भूगोल, खगोल शास्त्र एवं आनुषंगिक विज्ञान, राजनीतिक एवं आर्थिक सिद्धांत एवं व्यवहार अर्थात संक्षेप में लौकिक जीवन के समस्त क्षेत्र समाहित हैं। इसमें विशद धार्मिक ग्रंथों के अलावा शुद्ध साहित्यिक परंपरा के ग्रंथ जैसे महाकाव्य, गीत काव्य, काव्य, नाटक, गद्य, चरित्र ग्रंथ और लोक कथाएं सम्मिलित हैं। यह साहित्य अपने स्वरूप की दृष्टि से जितना भारी भरकम है उतना ही अपनी विषय वस्तु की दृष्टि से समृद्ध भी है। बताइए भाई, है ना? तो प्रशंसा हो रही है। यद्यपि यह भारत के राजनीतिक इतिहास के पुनर्निर्माण में अधिक सहायक नहीं है, किंतु यह भारतीय सभ्यता और संस्कृति के विविध चरणों के विकास के अध्ययन की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी है। प्राचीन मिस्र, पश्चिम एशिया, चीन और यहाँ तक कि ग्रीक एवं रोम की सभ्यताओं के अध्ययन हेतु ऐसे संसाधन उपलब्ध नहीं है। भैया तारीफ हो रही है ना, भारतीय सभ्यता और संस्कृति की, ठीक है। हालांकि अब इससे जुड़े हुए आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये जो आपके सामने जो डिस्क्रिप्शन है, ये जो अभी आपने पढ़ा, इसका इनसे कोई लेना देना नहीं। प्रश्न जो है ना वो इस पर बेस आपको दिखाई देंगे, है ना, बेस, है ना। ये नहीं कि ये क्वेश्चन है तो आप इसमें आंसर ढूंढने लगो, है ना। ये वो नहीं है, ठीक है। वो आपका एक पहले मूड बना देता है ना, कि हम किसकी बात कर रहे हैं, किस एरिया की बात कर रहे हैं, उससे जुड़े हुए प्रश्न रहेंगे। तो वैदिक साहित्य की बात कर रहा है तो देखो, ऋग्वेद का 7वां मंडल किस वंश या परिवार से संबंधित है? तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। 10 मंडल में जो 7वां मंडल है वो किससे संबंधित है? तो ऋषि वशिष्ठ से, है ना। विश्वामित्र से जैसे तीसरा है, हम्म, अत्रि है, इनसे चौथा है ना। तो ऐसे हम लोग को मिलते हैं। वैदिक कर्मकांड एवं अनुष्ठानों पर ब्राह्मण ग्रंथ विशद प्रकाश डालते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ एवं वैदिक संहिता युग्म सही सुमेलित नहीं है? है ना, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, वेद, वेद के बाद ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ के बाद आरण्यक, और आरण्यक के बाद किसका स्थान आता है? अब ये सब आपको आना चाहिए, है ना, अगर आपने पढ़ रखा है तो। ठीक, तो वो इनके बारे में पूछ रहा। एक तरफ ऋग्वेद, मतलब एक तरफ वेद दिए हैं, एक तरफ उसके ब्राह्मण ग्रंथ दिए हैं, है ना। तो ऐत्रेय ब्राह्मण ऋग्वेद का है, कांड ब्राह्मण सामवेद का है, कौशिक की यजुर्वेद का है, गोपत अथर्व का है। कौन सा गलत है इसमें? तो इसमें गलत कौन सा है? सी, है ना।
क्योंकि देखो, जब हम यजुर्वेद की बात करते हैं, ठीक है, तो यजुर्वेद के देखो दो पार्ट हैं, एक कृष्ण यजुर्वेद और एक शुक्ल यजुर्वेद। अब इसमें जो यजुर्वेद के ब्राह्मण हैं, ठीक है, तो जो कृष्ण यजुर्वेद है इसका तैत्तिरीय ब्राह्मण है, ठीक है, और जो शुक्ल यजुर्वेद है इसका शतपथ ब्राह्मण है, ठीक है। तो इसका है तैत्तिरीय और इसका है तो ये कौशिकी फिर किसका है? तो ऋग्वेद जो है उसका एक ब्राह्मण ऐतरेय है, एक कौशिकी है, तो ये भी इसी से जुड़ जाएगा, है ना। और एक प्रश्न बन जाएगा आपके लिए, हम्म, अगर आपने सामान्य तरीके से भी पढ़ रखा है तो इसका आंसर आप दे सकते हैं। यही हम कह रहे हैं कि परीक्षा में 60% प्रश्न तो ऐसे आते ही हैं जो आप बड़ी आसानी से कर लेंगे, है ना। इसको पढ़िए। प्राचीन भारतीय नाटकों की लोकप्रिय विषय वस्तु मुख्यतः रामायण, महाभारत, दरबारी प्रेम और लोक कथाओं पर आधारित है। भास द्वारा लिखित माने गए निम्नलिखित नाटकों में से किसका कथानक रामायण से लिया गया है? अभिषेक, अभिमारक, बालचरित और पंचरात्र। प्रयास करिए। कुछ नहीं, इसका आंसर है अभिषेक। तो भास के द्वारा जो लिखित माने गए हैं नाटक, उसमें रामायण का जो कथानक उठाया गया है वो अभिषेक में प्रदर्शित होता है ना। भारत के महान दार्शनिक वेदांत देशिक ने एक संदेश काव्य, गीत काव्य का एक प्रकार लिखा था जिसका नाम है मेघदूत, पवनदूत, हंस संदेश और शीलदूत। अब देखो, इसको समझो। आपने कालिदास का नाम सुना है? कालिदास की एक रचना है मेघदूत, ठीक है। मेघदूत में क्या है कि बादलों के माध्यम से संदेश भेजने वाली बात वहां पर हमें दिखाई देती है। अब ये बात क्यों कही गई? क्योंकि जो वेदांत देशिक हैं ये 13 सेंचुरी के थे, ठीक है। और ये रामानुज, आपने नाम सुना होगा, रामानुजाचार्य, है ना। उनका जो श्री वैष्णव संप्रदाय था उससे जुड़े हुए थे, मतलब रामानुज के फॉलोअर थे। मतलब रामानुज की विचारधारा से प्रभावित थे। रामानुज ने जो विशिष्टाद्वैतवाद की चर्चा की थी, दर्शन दिया था। तो जो वेदांत देशिक हैं इन्होंने आधार बनाया कालिदास के मेघदूत को, संदेश भेजने वाले को। फिर इन्होंने पूरा एक एक स्क्रीन प्ले तैयार किया, है ना, लिखा उसे। तो वो कहलाता है हंस संदेश। ये जो हंस संदेश है
इसका मायने क्या है कि इसमें देखो, एक तो है भगवान राम, ठीक है, और एक है माता सीता, ठीक है, और बीच में है हंस। तो जो भगवान राम हैं वो इस हंस के माध्यम से माता सीता को क्या भिजवा रहे हैं? लिखा ही हुआ है हंस संदेश। मतलब हंस जो है वो संदेश लेकर जा रहा है माता सीता को देने। अच्छा, क्यों जा रहा? क्योंकि ये तो किडनैप हो चुकी है ना। आजकल हम लोग किडनैप शब्द का प्रयोग करते हैं, मतलब अपहरण, है ना। तो रावण ने इनका अपहरण कर लिया है। अब ये रावण क्या है? लंका में, अशोक वाटिका में। तो रामचंद्र जी को चिंता हो रही, हालचाल पता करें, खा पी रही हैं कि नहीं, ऐसा तो नहीं कि खाना पीना बंद कर दिया हो, है ना। तो उनको चिंता हो रही, तो वो हंस के माध्यम से संदेश भेज रहे हैं। इसको उजागर किया है हंस संदेश के माध्यम से। अच्छा, राम इस कैरेक्टर में, मतलब राम क्यों है? तो राम इसलिए हैं क्योंकि विष्णु के अवतार हैं, और जो रामानुज हैं वो विष्णु को स्वीकार करते हैं, विष्णु को देव रूप में। तो ये है पूरा मामला हंस संदेश का, ठीक है। ये बात भी क्लियर हो गई। अब ये देखो, निम्नलिखित में से कौन से ऐतिहासिक ग्रंथ बिल्हड़ द्वारा रचित हैं? ठीक है, विक्रमांक देवचरित, भुवनाभ्युदय, कवि रहस्य, कर्ण सुंदरी। ठीक है। अच्छा, बिल्हड़ का नाम सुना है? थोड़ा हम आपको रिकॉल कराते हैं, है ना। और रिकॉल हम तब करा रहे हैं जब हम ये मानकर चल रहे हैं आपने पढ़ लिया है, ठीक है। ठीक, देखो बिल्हड़ जो हैं, इनका नाम हम लोग सुनते हैं बिल्हड़। इन्हीं के भाई हैं कल्हड़। कल्हड़ बिल्हड़ दो ही भैया, है ना, ये दो भाई थे, है ना। इनके पिता का नाम था चंपक, ठीक है। और ये लोग कहाँ के थे? ये लोग कश्मीर के थे। ठीक है, ये लोग कहाँ के हैं? कश्मीर के। अब बात आ रही है कि बिल्हड़ ने किसकी रचना की। ठीक है, उनकी रचनाओं के बारे में पूछा जा रहा। देखो यहां पर दो रचनाएं हैं, ये तो बहुत फेमस है, विक्रमांक देवचरित, है ना। जैसे कल्हड़ की राज तरंगिणी, है ना। कल्हड़ की जो राज तरंगिणी है, इसकी मूल विशेषता क्या है? इससे कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, नो डाउट, प्राचीन से प्राचीन और इनके समय तक की, है ना। 12वीं सदी में लिखी गई ये रचना। जो राजतरंगिणी है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये भारत में क्रमबद्ध इतिहास लेखन में लिखी गई पहली रचना है। घटनाओं का क्रमबद्ध ढंग से विवरण प्रस्तुत किया गया है।
अन्यथा जो भारतीय इतिहास है वो उसमें जो भी हमको साहित्य मिलता है, अगर उसमें कोई घटनाक्रम हमको मिल रहा है तो वो घटनाक्रम बड़ा अप्स एंड डाउन्स में रहता है। क्योंकि इस बात पर जोर नहीं दिया गया लिखते समय कि हम पहले वाली घटना को पहले लिखें, बाद वाली घटना को बाद में लिखें, ये सब कुछ नहीं, घटनाएं लिखनी है। तो बड़ा जिगजैग मामला है। अच्छा, दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हमारा साहित्य है उसका एक अच्छा खासा पोर्शन ऐसा भी है जो हमें अन्य ग्रंथों से प्राप्त होता है। मूल कृति हमारे पास उपलब्ध नहीं है ना, मूल रचना हमारे पास नहीं है। तो किसी ने कुछ लिख दिया, किसी ने कुछ लिख दिया, तो जब उसको कंपाइल किया गया और उसकी मूल प्रति बनाई गई तो उसमें थोड़ा मामला जिगजैग हो जाता है। अच्छा, डेट का इस्तेमाल किया नहीं भारतीय साहित्यकारों ने प्राचीन भारत में। डेट से कभी कोई मतलब नहीं रहा कि हम कौन हैं, कब लिख रहे हैं, क्या मामला है। इन संदर्भों में डेट कहीं नहीं है। तो कल्हड़ की राजतरंगिणी इस मामले में महत्वपूर्ण हो जाती है। अच्छा, बिल्हड़ जो है इनकी विक्रमांक देवचरित है। ये दक्षिण भारत में चालुक्यों के यहाँ रहे थे बिल्हड़। कल्हड़ तो नॉर्थ में ही रहे। कल्हड़, बिल्हड़ जो है ये साउथ चले गए थे। साउथ में जो चालुक्यों का शासन रहा है उनके दरबार में ये रहते थे चालुक्यों के समय। और एक रचना इनकी कर्ण सुंदरी है। ठीक है, कर्ण सुंदरी जो है इसमें कर्ण, जिनको हम लोग कर्ण जानते हैं, कर्ण के साथ एक महिला का नाम है विद्याधरी। तो कर्ण और विद्याधरी के प्रेम प्रसंग को इसमें डिस्कस किया गया है, लिखा गया है। और जो दूसरी विक्रमांक देवचरित है, ये एक इनकी रचना है। एक और इनकी रचना है चौरा पंचशिका। चौरा पंचशिका जो इनकी रचना है उसमें ये अन्य कवियों को इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि थोड़ा सा प्रेम प्रसंगों, कामुकता, इन संदर्भों में थोड़ा लेख लिखो। अगर हम लेख की बात करें, जो इस तरह के विद्वान रहे जिन्होंने तमाम नाटकों की रचना की, तो भारत में जो लेखन का एक कॉन्सेप्ट रहा है उसमें अमूमन ये देखने को मिलता है कि प्रेमाख्यान है ना, जैसे हम लोग मालविकाग्निमित्रम एक नाम लेते हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, है ना, यही कर्ण सुंदरी। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट रहा है यहां पर नाटकों को लिखने का, तो कॉन्सेप्ट ये रहा है कि शुरू में भले ही कितना ही कष्ट क्यों ना उठाना पड़ जाए प्रेमी प्रेमिका को, लेकिन अंत हैप्पी होगा, हैप्पी एंडिंग होगी साहब। एंडिंग के साथ कोई खिलवाड़ नहीं, है ना। ये बात समझ में आ रही कि एंडिंग के साथ कोई नहीं, हैप्पी एंडिंग। अगर हम पूर्वी और पश्चिमी संस्कृति, वेस्टर्न कल्चर और ईस्टर्न कल्चर में इस बात को कंपेयर करना चाहें तो भी हम कर सकते हैं, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर में जस्ट अपोजिट है। वहां हैप्पी एंडिंग नहीं होती।
वहां सैड होता है, एंडिंग सैड होती है। सैड का मतलब यहां ये है कि जैसे मान लो यहां पर क्या शुरुआत हो रही है, यहां पर शुरुआत हो रही है कि बड़ा कष्ट का मामला है, नायक बहुत गरीब है ना, या मान लो बहुत थपेड़े खा के है ना बड़ा हो रहा है, फिर पता लगा उसे किसी सुंदरी से प्यार हो गया है ना, फिर जमाने की बातें है ना, और फिर खूब सारे आक्षेप और बड़ा संघर्ष, लेकिन अंत में दिखाएंगे कि दोनों नायक नायिका हाथ पकड़े दौड़ते हुए चले जा रहे हैं, एक हो गए, हैप्पी एंडिंग, है ना। जैसे आप हिंदी फिल्मों में देखते हैं, है ना, अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन की कितनी फिल्में हैं, है ना, कि अमिताभ बच्चन गार्डन में खेल रहे हैं अपने मम्मी पापा के साथ, एक काली गाड़ी आके रुकी, काले कपड़े पहने लोग उतरे, काली बंदूक के साथ अंधाधुंध गोलियां चलाई, अमिताभ बच्चन जो है वो किसी अलमारी में छुप गए और उन्होंने विलन का कोई साइन देख लिया, हाथ में कोई जंजीर पहने हैं या मान लो कहीं कोई निशान है गर्दन पे कहीं भी, तो शुरुआत क्या हुई, दुख के साथ। अब पूरी फिल्म चलती रहेगी, जो विलन है एक दो बार अमिताभ बच्चन के सामने भी आएगा, लेकिन अमिताभ बच्चन उस सिग्नेचर चीज को देख नहीं पाएंगे, नहीं नहीं तो फिल्म वहीं खत्म करनी पड़ेगी, है ना। फिल्म जब एंड करनी है तो एकदम से वो चीज दिखा देंगे, देखो यही विलन है, इसी ने मारा था, तो अमिताभ बच्चन बदला ले लेंगे, है ना। तो हैप्पी एंडिंग हो जाएगी। पश्चिम में क्या होता है, पश्चिम में एंडिंग बड़ी सैड होती है, वहां स्टार्टिंग बड़ी अच्छी होती है ना, कि राजा है, उसकी रानी है, उसका बच्चा है, सब हंस खेल रहे हैं, दिन बड़े अच्छे चल रहे हैं, और एकदम से खबर आएगी कि आक्रमण हो गया, तो राजा अपनी रानी से गले लग के, है ना, रानी रोएगी, सही सलामत आ जाना, छोटा बच्चा है, हम लोग को याद करना, और फिर वो जब लड़ने जाता है तो फिर वो लौट के नहीं आता, मर जाता है, फिर उस लड़की के पास खबर आएगी, रानी के पास, कि राजा तो मर गए, तो फिर वो रोती है, रोती बिलखती है, तो बड़ा कत्लेआम दिखा रहे हैं, है ना, रानी रो रही है, महल में आग लगा दी, ये वो मतलब, और वहीं एंड करेंगे, एंडिंग बड़ी सैड हुई। तो बड़ा अंतर है दोनों संस्कृतियों में, है ना। प्रारंभिक वैदिक काल में व्रजपति कौन था, योद्धा समूहों के प्रमुखों का नेतृत्व करने वाला अधिकारी, राजा का वरिष्ठ मंत्री, कबीलाई सभाओं की बैठक की अध्यक्षता करने वाला अधिकारी, गांव का मुखिया। क्या होगा, बताइए। देखो इसका आंसर होगा युद्ध समूहों के प्रमुखों का नेतृत्व करने वाला अधिकारी। पता है इसका काम क्या था, कि जो सैनिक लड़ रहे हैं, दुश्मन सैनिक, उनका सिर काटना। बात समझो, ये जो बृहस्पति आपको दिखाई दे रहा है,
इसको आप वज्रपति मानिए, ब्रजपति को वज्रपति मानिए। सॉरी। वैदिक काल में एक नाम और मिलता है, ब्राजपति। ब्राजपति जो है वो चारागाह का प्रमुख है, ये ब्रजपति है। ये लड़ते हुए दुश्मन सैनिकों की गर्दन काटता है ना। तो कहीं ना कहीं जो योद्धा समूह हैं उनके प्रमुखों का नेतृत्व कर रहा है, मतलब एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, कहने की बात है सीधी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। निम्नलिखित में से कौन जैन भिक्षुणी बनने वाली पहली महिला थी? चंदना, खेमा, सुजाता और त्रिशला। ठीक है, देखो इसका आंसर तो है चंदना, है ना, इसमें कोई डाउट भी नहीं है। ठीक है, चंदना जो है, अगर इनके महावीर के समय इनके क्रियाकलापों को अगर हम लोग देखेंगे ये क्या करती थी, मान लो भिक्षुणी थी तो क्या कोई इनको पद दिया गया था? तो ये मंडली प्रमुख थी, महिला मंडली जो होती थी, महिलाएं जो होती थी उनकी प्रमुख थी ये चंदना। ऐसा कहा जाता है कि महावीर की लगभग 36,000 महिला शिष्या थीं। जहां तक बात चंदना की है, पता है चंदना जो है ये राज परिवार से जुड़ी हुई हैं, मतलब ये राज परिवार से जुड़ी थी, राज परिवार से जुड़ी थी। फिर क्या हुआ कि जैसा कि हम लोग चर्चा करते हैं कि उस समय महाजनपद थे, युद्ध होते थे, है ना। तो ऐसे ही एक युद्ध में ये हार गई थी, तो इनको गुलाम बना लिया गया था, दास बना लिया गया था। तो जब चंदना को दास बनाया गया तो एक सेठ था, ठीक है, सेठ। अच्छा, दास जब बनाया जाता था तो दासों को बेचा जाता था। तो एक सेठ था धनदत्त, तो धनदत्त ने क्या किया, चंदना को खरीद लिया। अब चंदना आ गई धनदत्त के यहां। अच्छा, अब समस्या क्या हुई कि चंदना जो, ये सब स्टोरी है, ठीक है, जो मिलती हैं सुनने को। धनदत्त ने क्या किया कि जब चंदना को खरीदा तो चंदना भाई दासी है, दासी सेवा तो करेगी ही। तो चंदना जो है वो धनदत्त की बड़ी ही ईमानदारी के साथ, है ना, सेवा करने लगी। और ये जो सेवा जब वो कर रही थी तो धनदत्त की जो पत्नी थी वो चंदना से जलने लगी। अरे, ये हमारे पति के करीब जा रही है, दासी है। तो धनदत्त की जो पत्नी थी वो इसे बांध देती है। थोड़ी दूर पे एक कमरा होता है, उसके पास एक खंबे से उसको बांध देती है चंदना को। चंदना भूखी प्यासी, बुरा हाल। इवन आपको जान के ताज्जुब होगा कि मतलब कहानी में ये भी है कि चंदना का बाल बाल मुड़वा दिया गया कि वो सुंदर ना दिखे, है ना। हम लोग गुप्तोत्तर काल में, पूर्व मध्य काल में ये चीज़ देखते हैं कि महिलाएं जब विधवा हो जाया करती थीं तो उनके बाल मुड़ा दिए जाते थे। तो महिला के बाल इसलिए मुड़ाए जाते थे कि महिला आकर्षक ना लगे, क्योंकि बहुत रूढ़िवादी समाज था, बड़ी अजीब मान्यताएं थी उस समय। अब थी तो हम लोग तो वही डिस्कस करेंगे जो था। तो जब कोई लड़की विधवा हो जाती थी
15-20 साल 22 साल में, जो भी उम्र हो, मतलब कम से कम युवा वाली उम्र तो हो ही, तो उसके बाल मुड़ा देते थे कि जिससे वो जो महिला है उसका जो आकर्षण का एक बिंदु है, बाल, है ना, केश, महिला के केशों पर कितनी ही कविताएं लिखी गई भाई, है ना, सुंदरता को लेकर। तो वो चीज़ केश उनके उड़ा देते थे और मान लो सफ़ेद साड़ी पहना दी, जितने भी प्रसाधन की सामग्रियां हैं सब छीन ली। अब सोचिए साड़ी में महिला है और उसके केस नहीं है और किसी प्रकार का कोई उसको साज श्रृंगार नहीं है, तो भले ही वो दिखने में खूबसूरत हो, लेकिन इस अवस्था में यदि उसको रखा जाएगा तो वो उसका आकर्षण 80-90% सुंदर होने के बावजूद 80% उसका जो आकर्षण है वो खत्म हो जाएगा। ये उनका टारगेट होता था, आकर्षण खत्म करो। चंदना के साथ भी देखिए यही घटना घट रही है कि उसके बाल मुड़ा के उसको बांध दिया गया, वो रो रो रही है, बिलख रही है। फिर वहां से महावीर स्वामी निकलते हैं, है ना, और फिर उसका जो समय है वो पलटता है और महावीर फिर उसको शिष्या बनाते हैं, और न केवल शिष्या बनाते हैं बल्कि महिलाओं की जो टोली होती है, मंडली होती है, उसकी प्रमुख भी बना देते हैं। तो ये चंदना थी, है ना, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है महावीर के समय। भारत की नवपाषाण संस्कृति में निम्नलिखित में से क्या पाया गया है? घिसकर और पॉलिश कर बनाए गए प्रस्तर उपकरण, हल, बैलगाड़ी, खेती से उपजाए गए जौ और मटर। बताइए भाई, इसका आंसर क्या होगा? जब भी हम लोग सामान्य अर्थों में नवपाषाण काल को पढ़ते हैं कि क्या क्या चेंजेस आए, ठीक है, तो देखो एक तो खेती वाला हम लोग पढ़ लेते हैं और पॉलिश्ड मृदभांड, ये दो विशेषताएं तो देखो हम लोग पढ़ते ही पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, लोहा है नहीं तो इसकी, और बैलगाड़ी के साक्ष्यों के अभाव के चलते इनको हम लोग काउंट नहीं करते हैं, है ना भाई। लकड़ी के हल भी बनाए जा सकते हैं, पत्थर के हल भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन उसका एविडेंस मिलना चाहिए, है ना। तो क्या पाया गया, शब्द पे गौर करो कि क्या पाया गया, है ना। अच्छा, एक बात ये भी है कि हो सकता है बैलगाड़ी हो, है ना, हम लोग को एविडेंस नहीं मिला है। अब क्योंकि बैलगाड़ी बनाएंगे तो ये उपयुक्त है बात कि लकड़ी की ही बना पाएंगे, है ना, और इतना पुराना मामला है कि वो सब इस समय तक तो नष्ट हो ही जाएगा, ठीक है। तो चूंकि एविडेंस नहीं है तो हम लोग फिर यही बात तो कह पाएंगे, और क्या कहेंगे, है ना। तो 1 और 4 हमें सामान्य अर्थों में दिखाई देता है। और हल का प्रयोग देखो हम लोग लोहे के संदर्भ में ही आ, करते हैं अमूमन, ठीक है। ऐसे प्रश्नों में फिर प्रयोग नहीं किया जाता लकड़ी और पत्थर वगैरह, है ना, अगर इसके हल हैं तो उनको उतनी तवज्जो नहीं दी जाती, क्योंकि वो भी क्वेश्चन मार्क में रहते हैं, क्योंकि मिलते हैं नहीं, है ना। अब जैसे मान लीजिए कि हम लोग पूर्व वैदिक काल पढ़ते हैं, ठीक है, तो पूर्व वैदिक काल में जब हम लोग कृषि के बारे में पढ़ते हैं, है ना, हम लोग ने शायद पहली जो यूनिट 1 का जो पहला टेस्ट है उसमें भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, है ना, कि जब पूर्व वैदिक काल है, अब वहाँ पर हमें जो अनाज की जानकारी मिल रही है ना, यव की,
यव मतलब जौ। एकमात्र अनाज की जानकारी मिलती है, तो पैदा तो हो रहा है ना? इसको हम लोग नहीं नकार सकते क्योंकि एविडेंस मिल रहा है। ठीक, लेकिन अब इस बात को भी समझो कि एग्रीकल्चर हो रही है लेकिन हमारे पास कोई हल प्राप्त नहीं है। तो हम लोग ये स्वीकार कर लेते हैं कि मुलायम भूमि पर खेती करते होंगे, मजबूत लकड़ी आदि के हलों का प्रयोग कर लेते होंगे, क्योंकि कठोर भूमि पे तो नहीं कर पाओगे लकड़ी के हल, है ना? होगा ही नहीं। ज़्यादा जोर लगाओगे तो टूट जाएगी। लोहे के साथ ऐसा नहीं है, वो धरती चीरता हुआ निकल जाता है। तो लोहा होना तो चाहिए, लोहा है नहीं। लोहा आएगा उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। 1 और 4। भारतीय महापाषाण संस्कृति से निम्नलिखित में से क्या क्या संबंधित है ना? इसको आराम से पढ़ लो। महापाषाण संस्कृति, लोहे के औजार उपकरण, घोड़े, जोरबेवेयर, सार्कोफेगी, डोलमेन, ठीक है। थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, है ना? देखो, ये तो अभी हम लोग ने थोड़ी देर पहले ही एक क्वेश्चन किया, तो इसमें तो समस्या नहीं है। ठीक है, ये भी, है ना, ओके है। अब जोरवे संस्कृति देखो, ये महाराष्ट्र में है ना? तो उसका महापाषाण यानी कि दक्षिण में उसका प्रचार प्रसार, तो देखो ये तो संभव नहीं लग रहा, है ना? तो तीसरा नंबर काट दो, कोई समस्या नहीं, है ना? तीसरा काटोगे वैसे आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो आंसर हो जाएगा ये सी। अच्छा, सार्कोफेगी और डोलमेन क्या है? सार्कोफेगी मतलब है ताबूत, है ना, जो हम लोग चर्चा करते हैं, है ना, जो हम लोग महापाषाण में कब्र की बात कर रहे हैं। और डोलमेन जो है ये भी कब्र है, जो डोलमेन बोलते हैं ऐसी कब्र जो क्षैतिज पत्थर से ढकी, है ना? जैसे मान लीजिए ये कब्र है, अब यहाँ पर एक पत्थर रख दिया, यहाँ पर एक पत्थर रख दिया, और इनके ऊपर एक पत्थर रख दिया, है ना? ये कब्र है, यहाँ पत्थर और इसके ऊपर, है ना? तो उसको हम लोग डोलमेन कह सकते हैं। अच्छा, यही सब महापाषाण की विशेषताएं रही हैं, तो कहीं कोई दिक्कत है नहीं समझने में, है ना? तो इसको हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, मतलब इस पे हम ज़्यादा जोर इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि महापाषाण संस्कृति की यही सब विशेषताएं हैं। मतलब सामान्य तौर पे भी अगर आप उस अध्याय को पढ़ते हैं तो पढ़ते समय यही सब चीज़ें उसमें आप लोग पढ़ते हैं, है ना? तो इसमें कहीं कोई बहुत विशेष मामला नहीं है। अच्छा, सूची 1 और 2 जो है पुरातात्विक स्थल और प्रदेश, हाँ देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। जोरवे, कैथा, ओजियाना, रोजड़ी, रोजड़ी या रोजदी, है ना, कुछ भी कह लो। अब देखो जोरवे यहाँ फिर आ गया है, तो जोरवे और महाराष्ट्र को जोड़ने में तो आपको देर लगेगी नहीं, है ना? कैथा, कैथा, एरण, ये सब कहाँ है? मध्य प्रदेश, है ना? मालवा, मध्य प्रदेश, है ना? ओजियाना जो है ये कहाँ जाएगा? ये राजस्थान आ जाएगा।
है ना। रोजदी कहाँ जाएगा? गुजरात। तो आंसर क्या हो जाएगा? पहले ही वाला हो जाएगा, 2 3 4 1। ठीक है। ये इन्फो मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन है ना। बहुत ही आसान प्रश्नों में इसको हम लोग काउंट करेंगे। अब ये देखो, ये भी आसान प्रश्न आ गया। अश्कनी, पुरुषणी, चतुर्द्री, विपाशा, ऋग्वेद में जो नदियों के नाम लिखे गए हैं, है ना। तो अश्कनी, चिनाब, पुरुषणी, रावी, चतुर्द्री, सतलज, विपाशा, ब्यास। सेम आंसर, 2 3 4 1, है ना। और पूछें? पूछें? बताओ इसको, ये किस नदी को कहते थे? ये किसको बोलते थे? बता पाए? बिदस्ता, झेलम, कुर्मू, कुर्रम, अफगानिस्तान की। ऋग्वैदिक काल में जिन नदियों का उल्लेख है शुरुआत में, तो वो अफगानिस्तान क्षेत्र में, है ना। कुबा, काबुल, कुर्मू, कुर्रम, गोमती, गोमल, है ना। और इस प्रकार की सप्त सिंधु। ये ध्यान रखना कि हम लोग पढ़ते हैं जब, तो सप्त सिंधु क्षेत्र बहुत स्पष्ट नहीं है कि यही है सप्त सिंधु, है ना। विद्वान जो है वो एक प्रकार से आइडिया लगाते हैं कि ये रहा होगा सप्त सिंधु, है ना। ऐसा नहीं है कि सप्त सिंधु सप्त सिंधु, ठीक है। ये बात ध्यान रखो। ये भी अति सरल प्रश्नों में आएगा। देखो ये भी बहुत सरल है ना। महाजनपद और राजधानी। अश्मक की राजधानी क्या है? पोटन। ठीक है। चेदी की तुक्तिमती या तोक्तिपति। दक्षिण पंचाल की कामपिल्य। सूरसेन की मथुरा। ठीक है। अब हमें ये बताओ कि उत्तरी पांचाल की राजधानी क्या थी? अब ये आपको आना चाहिए, नहीं आता है तो फिर होमवर्क, है ना, और समस्या। अगर नहीं आ रहा है तो फिर ये समस्या है ना कहीं लैक ऑफ स्टडी है ना। ऐसी स्टडी से काम नहीं चलेगा। अगर पढ़ रखा है तो, और इसको टेस्ट के अंदाज में आप इसमें क्लास में अपीयर हो रहे हैं तो, ठीक है, ये मायने हैं। ठीक है। तो इससे आप अपना असेसमेंट भी कर सकते हैं कि अगर आप उत्तरी पांचाल की राजधानी आपको ध्यान नहीं आ रही है तो इट मीन्स के फिर से रिवीजन करने की ज़रूरत है। ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? 3 4 1 2। इसको देखो, पढ़ो और हमें बताओ। मतलब इसका आंसर अपने से, सबसे पहले अपने से करो, फिर हम तो मान लो डिस्कस करेंगे ही। ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों के दजला फरात नदी घाटियों के लोगों के साथ व्यापारिक संबंध थे। ऐसा कोई पुरातात्विक साक्ष्य नहीं है जो मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंधों की
परिकल्पना की पुष्टि करता हो। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है और बहुत आसान प्रश्न है। इसको हम आसान प्रश्नों में डालेंगे। अब देखो लगातार आसान प्रश्न आ रहे हैं। क्या हो जाएगा? देखो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। जो दजला फरात की बात हो रही है ना, वो मेसोपोटामिया की बात हो रही है, इराक, है ना, दजला फरात नदियाँ, है ना। और इसमें हम लोग को कोई शक तो है नहीं, होता था व्यापार। अब वो कह रहा है कि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है, तो क्या हमको मेसोपोटामिया की मोहर नहीं मिली? बिल्कुल मिली है, जो व्यापार की पुष्टि कराता है। मेसोपोटामिया की मोहर मिली है, फारस की मोहर मिली है, तो फारस के क्षेत्र से व्यापार की पुष्टि होती है, मेसोपोटामिया से व्यापार की पुष्टि होती है ना। तो भैया ए सही है और आर गलत है। क्यों भाई? है ना, ए सही है और आर गलत है। निम्नलिखित में से अच्छा, कुल 25 प्रश्न होते हैं, ठीक है, और हम लोग अब पहुंच गए हैं लगभग 20वें प्रश्न पे, ठीक है। तो कुल 25 प्रश्न होते हैं। निम्नलिखित में से किस पुरापाषाणकालीन स्तर पर एल्यूशियन औजारों के साथ पशु पदचिह्न के एक समुच्चय का साक्ष्य मिलता है? ठीक है, ये जो हम लोग एल्यूशन औजारों का शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो जब हम लोग पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और जो नवपाषाण काल हम लोग पढ़ते हैं ना, तो ये जो पुरापाषाण काल है इसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, निम्न, मध्य और उच्च। तो ये जो निम्न पुरापाषाण काल है ना, तो निम्न पुरापाषाण काल के औजारों के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है, एस्यूलियन। ठीक है, ये बात ध्यान रखो। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक पुरापाषाणकालीन स्थल पर एल्यूशन औजारों के साथ पशु पदचिह्न के एक समुच्चय का साक्ष्य मिला है? अच्छा प्रश्न है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? अतिरम पक्कम। यहां पर एक छोटी सी बात और डिस्कस कर दें कि जब हम लोग निम्न पुरापाषाण काल की चर्चा करते हैं, तो यहां पर हमें दो संस्कृतियां दिखाई देती हैं। एक हमें चॉपर चॉपिंग पेबल संस्कृति दिखाई देती है, इसकी चर्चा हो रही है। और हमें दक्षिण भारत में हैंडेक्स संस्कृति दिखाई देती है, जिसको हम लोग मद्रासी संस्कृति भी कहते हैं। ठीक है, अब यहां ध्यान ये दो कि ये जो चॉपर चॉपिंग पेबल संस्कृति और हैंडेक्स संस्कृति है, इसमें ये जो हैंडेक्स है यही एल्यूशियन है, एशुलियन। ठीक है, और ये जो चॉपर चॉपिंग है ये पंजाब में सोहन घाटी, है ना, पाकिस्तान वाला एरिया, तो सोहन घाटी में ये हमें चॉपर चॉपिंग पेबल संस्कृति देखने को मिलती है। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन याद रखना। और ये जितने भी स्थल आपके सामने आते जाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक जगह स्थलों को पेपर पे लिख के, चाहे 1 पेज लगे, 2 पेज लगे, 3 पेज लगे, जैसे जैसे आपको जहां जहां भी स्थल मिलते जाएं उनको लिख के कि ये स्थल यहाँ है और इस कालखंड से संबंधित है, इसको आप लिख के जरूर दीवार पर चिपका लें। ठीक है, तो ऐसी तमाम चीज़ें ऐसी रहेंगी जो आपको दीवार पर लगाने की आवश्यकता पड़ेगी।
उसमें से ये भी एक है स्थलों के संदर्भ में। ठीक है, ध्यान रखिए। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम से व्यवस्थित कीजिए। सिकंदर का भारत से वापस जाना, पर्सिपोलिस का दहन, सिकंदर द्वारा हिंदू कुश के पार पूर्वी ईरान पर विजय, सिकंदर के साम्राज्य का त्रिपेरिदिसस में विभाजन। पर्सिपोलिस जो है ये ईरान की राजधानी है, मतलब थी। अब इसको अगर हम लोग देखें तो देखो, एक बात तो तय है कि सिकंदर पहले ईरान पर विजय प्राप्त करेगा, तब वो पर्सिपोलिस का दहन करेगा। ये तो तय बात है। पहले राजधानी का दहन तो करेगा नहीं, पहले वो क्या करेगा, चढ़ाई करेगा, फिर राजधानी को जलाएगा, ईरान को जीतेगा। जब ईरान को जीत लेगा, इसका मतलब वो विश्व विजय पर निकल चुका है। तब फिर वो भारत पर आक्रमण करने आएगा, क्योंकि जब भारत पर आक्रमण करने आएगा तभी फिर वो भारत से वापस जाएगा। तो वापस जा रहा है। और सिकंदर के साम्राज्य का तिपेरेदिसस जो में विभाजन जो है, वो सिकंदर की मृत्यु के बाद ही होगा, क्योंकि सिकंदर के जो जनरल हैं ये एक तरह से समझौता करेंगे, उसी का नाम है त्रिपेरिदिसस। कि जो सिकंदर के जनरलों के बीच में जो शक्ति का साझाकरण होगा, वो सिकंदर की मृत्यु के बाद होगा। तो 3-2-1-4, तो पहले ही वाला हो गया। थोड़ा सा बस थोड़ा शार्प तरीके से इसको सोचना है, क्वेश्चन बहुत आसान है। भारतीय उपमहाद्वीप के निम्नलिखित में से किस नवपाषाणकालीन स्थल पर फसल उत्पादन का प्राचीनतम साक्ष्य पाया गया है? अब देखो, ये कितना सरल क्वेश्चन है ना। ये हम लोग पढ़ते ही रहते हैं, मेहरगढ़ है ना, बलूचिस्तान, पाकिस्तान। ठीक है, इस पर तो कोई ऐसी विशेष टिप्पणी नहीं। निम्नलिखित में से किस स्थल पर 2001 में जीवाश्मीकृत मानव शिशु कपाल पाया गया था? तो अगर हम लोग हाल ही की खोजों की बात करें तो हम लोग पाएंगे कि 1982 में विद्वान अरुण सोनकिया ने खोज की थी। उन्होंने नर्मदा घाटी में एक स्त्री कंकाल प्राप्त किया था जो होमो इरेक्टस का था। इसी खोजबीन में 2001 में केरल विश्वविद्यालय के पी राजेंद्रन साहब थे। इन्होंने तमिलनाडु के ओडई में, इसमें जो आपका ऑप्शन डी दिया गया है, एक महिला और उसके शिशु का उन्होंने अवशेष प्राप्त किया, जिसमें उनको शिशु कपाल है ना, खोपड़ी उनको मिली। तो ये रिसेंट जो चीजें होती हैं उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। स्तूप के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? बुद्ध ने अपने अस्थि अवशेषों पर स्तूपों के निर्माण का आदेश दिया था। स्तूपों के निर्माण की प्रथा प्राग बौद्ध काल में थी। जैन धर्मावलंबियों ने भी प्रारंभिक काल में स्मारक के इस रूप का निर्माण किया था। सारनाथ का वर्तमान धामेक स्तूप प्राचीनतम स्तूपों में से एक है।
ठीक है। अब देखो ये वाली जो लाइन है ना कि सारनाथ का जो धामेक स्तूप है ये प्राचीनतम स्तूपों में से एक है। तो अगर आपको सामान्य सी जानकारी है कि ये तो गुप्त काल का है, खत्म बात, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। ठीक है, चौथा रॉन्ग हो गया तो दो तो चले गए। अब बचा 1 2 और 1 2 3। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3। बुद्ध ने अपने अस्थि अवशेषों पर स्तूपों के निर्माण का आदेश दिया था, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, क्योंकि वो आनंद से कहते थे अपनी मृत्यु से पहले कि बताओ तो ना मरे। बुद्ध कहते थे अब तुम बताओ तो ना मरे। फिर वो कहते थे नहीं देखो, मृत्यु को प्राप्त तो होना ही है। तो बुद्ध खुद आनंद से कहते थे कि बताओ मैं कैसे जीवित रहूं। मतलब आनंद से वो कुछ पूछ नहीं रहे हैं, केवल बुद्ध ही बोल रहे हैं। तो कहते थे बताओ मैं कैसे जीवित रहूं। तो खुद ही प्रश्न करते थे, फिर खुद ही उत्तर दे देते थे कि मेरे अवशेषों पर ये कर देना, वो कर देना, है ना। तो मैं अपने अवशेषों के माध्यम से जीवित रहूंगा अनादिकाल तक, है ना। तो इस प्रकार की बातें बुद्ध करते थे आनंद से अंतिम समय में। ठीक है, तो ओके। स्तूपों के निर्माण की प्रथा प्राक बौद्ध काल में थी, बिल्कुल सही है। बौद्धों से पहले जो वैदिक काल चलता था तो उसमें जो कबीले का प्रमुख होता था, कबीले का प्रमुख, तो जब उसको दफनाते थे तो उसका एक इस तरह से स्तूप टाइप का, टीला टाइप का बन जाता था, उसके अवशेषों को जब रखते थे, दफन करते थे। तो जैसे ये सड़क है और ये इस तरह का एक उठा हुआ भाग बन जाता था। अच्छा, ब्राह्मण धर्म में इसको तवज्जो दी नहीं गई। ठीक है, ब्राह्मण धर्म में इसको एक सामान्य प्रक्रिया के रूप में देखा गया कि भाई कुछ दफन करेंगे तो हल्का सा पोर्शन उड़ जाएगा। बौद्धों ने क्या किया, इसको पूरा उठा दिया तो स्तूप हो गया, है ना। ऊपर उन्होंने हर्मिका बना दी, इसी में वो अवशेष रखे जाते थे, बुद्ध के अवशेष हों चाहे बुद्ध के शिष्यों के अवशेष हों, है ना, या बुद्ध द्वारा प्रयोग में लाई गई कोई वस्तु हो, है ना, उसको रख दिया। कुछ भी रख दो, कुछ भी ना हो तो भी चल जाएगा। व्यापारियों, तमाम व्यापारियों ने स्तूप बनाए, कुछ नहीं है, स्तूप है इसलिए क्योंकि वो बौद्ध धर्म को फॉलो कर रहे हैं, तो इस आधार पर भी स्तूप बने। जैन धर्मावलंबियों ने भी प्रारंभिक काल में स्मारक के इस रूप का निर्माण किया था, तो इन्होंने भी अपने क्रियाकलापों में इस रूप का प्रयोग किया है, जैनों ने भी। ठीक है, बाकी 3 सही है, ये गलत हो जाएगा। आदिनाथ, मल्लीनाथ, महावीर और पार्श, सांड, घड़ा, शेर, सर। ये तो आसान है, ये तो एकदम आसान है ना। आदिनाथ का मतलब ऋषभ देव, ऋषभ वृषभ, है ना, वृषभ वृषभ। मल्लीनाथ कलश, घड़ा। महावीर शेर। ये तो सीधा सीधा है भाई, ये तो 1 2 3 4 है, कहीं है 1 2 3 4, कोई डाउट है ही नहीं। ठीक है, अच्छा ये शायद आखिरी क्वेश्चन था, हाँ। ठीक है, ये थी आज की क्लास। ठीक, क्रम हम लोग का जारी रहेगा। आज यूनिट 1 का टेस्ट 2 था, अब अगला जो टेस्ट आपका होगा टेस्ट 3 होगा, फिर टेस्ट 4 होगा, फिर यूनिट भी चेंज होगी और फिर टेस्ट नंबर 1 2 3 4 शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसी क्रम से हम लोग चलेंगे। मिलते हैं अगले टेस्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।